हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रदीप शाह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज सेंटर पे। तो गाइस, लास्ट लेक्चर हमारा हिस्ट्री पे हुआ था। पुर्तगाल का पतन हमने करवा दिया था। पुर्तगाल खत्म हो गया था टॉपिक। अब नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी जो थी वो है डच, यानी कि डच समुदाय अब भारत में व्यापार करने के माध्यम से भारत आएगी। डच कंपनी जो थी वो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। गाइस, एक बात नोट कीजिएगा कि मैंने बोला डच समुदाय, मैंने ये नहीं बोला इसमें कि डच कोई कंट्री है या देश है। एक एग्जांपल देता हूँ गाइस मैं, जैसे हम लोग ब्रिटिश को या ब्रिटेन को बोलते हैं अंग्रेज। हम कहते हैं ना कि अंग्रेज ने भारत पे 200 वर्ष तक शासन किया। वैसे ही गाइस, नीदरलैंड और हॉलैंड के समुदाय को या लोगों को डच कहा जाता था। जैसे ब्रिटेन के लोगों को अंग्रेज कहा जाता है। तो गाइस, आज का हमारा ये लेक्चर है डच के ऊपर। तो हम आज जानेंगे कि डच कब आया, क्या क्या उसने व्यापार भारत में किए, क्या उसकी रणनीति रही, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं डच। गाइस, डच 1596 ईस्वी में पहली बार भारत आए। डच से जो प्रथम व्यक्ति भारत आए थे उनका नाम था कार्नोलिस दी हाउटमैन। जैसे कि पुर्तगाल में वास्को डी गामा पहली दफा भारत आए थे, वैसे ही डच की ओर से कार्नोलिस दी हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत आए। डच कंपनी की शुरुआत से ही नीयत यही रही थी कि वो भारत को व्यापार को मुख्य केंद्र बनाए, जैसे कि पुर्तगालियों ने किया था वैसे ही डच ने किया। और डच ने डायरेक्ट, पुर्तगालियों ने तो फिर भी पहले भारत आके व्यापार सीखा, रणनीति अपनाई, लेकिन डच ने डायरेक्ट, याद रखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, डच कंपनी ने डायरेक्ट भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। डच पहली ऐसी कंपनी थी जो डायरेक्ट ही व्यापार करने की नीयत से आई भारत। इससे पहले जब पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने अपना विस्थापित किया, अपना विस्तार किया। व्यापार के साथ साथ उन्होंने पहले भारत के व्यापार को समझा, तब उन्होंने व्यापार शुरू किया। लेकिन डच ने तो डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया था क्षेत्र पर अधिकार करना। देखिएगा गाइस, अब मैं आपको डच के बारे में कुछ बताता हूँ। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच भारत आए थे। इन्होंने डायरेक्ट दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के बाजार पर नियंत्रित स्थापित करने की थी। इनकी नीयत तो यही थी कि भारत जाए, जैसे पुर्तगाल ने व्यापार किया और पुर्तगाल देश को धनी बनाया, वैसे ही डच चाहते थे कि हम भारत आके व्यापार करें और साथ साथ नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी को वहां पे धन की कमी ना होने दे। मतलब भारत में आके ट्रेड एंड कॉमर्स करने की नीयत जो थी यूरोपियन कंपनी की, वो रुकी नहीं थी पुर्तगालियों के बाद। अब गाइस, इतना तो मैंने बता दिया आपको कि 1596 ईस्वी में प्रथम नागरिक डच के कार्नोलिस दी हाउटमैन आए थे। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ डच के बारे में ये है कि आप, जैसे मैंने कहा कि पुर्तगाली, और यहाँ 1596 ईस्वी यानी कि 1498 में पहला पुर्तगाल से व्यक्ति आया। अब 1596 यानी कि 98 ईयर्स बाद ही डच आ गई। लेकिन फिर भी 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने अपना व्यापार किया। वैसे ही डच ने भी भारत में 200 वर्षों तक अपना व्यापार किया। इन्होंने भी पुर्तगालियों से संघर्ष किया, संघर्ष करके कई क्षेत्र को अपने अधिकार में किया। जैसे अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो नोट कीजिएगा। जब डच भारत आए थे उसके
साथ साथ कुछ वर्षों बाद ही अंग्रेज भारत में आ गए थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तब, या एक बात नोट कीजिएगा यहाँ पे, मैं बहुत ही डीप में ये बात बता रहा हूँ आपको कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तब तक डच कंपनी भारत में थी। ये इतिहास में बहुत ही बड़ी चीज थी कि अंग्रेज ने उस समय अपना विस्थापित भारत पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था 1757 ईस्वी में, और तब तक डच थी। तो गाइस आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे की आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। आई होप फ्रेंड आपने वो डिटेल लिख ली होगी जो मैंने पहले लिखा हुआ था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डच मसाला उत्पादन या मसाला व्यापार के साथ साथ अब उसने भारत में अब व्यापारिक कोठियों का भी स्थापना शुरू कर दिया। अब डच ये चाहता था कि धीरे धीरे डच भारत में अपना पैर पसारे, जिससे ज्यादा से ज्यादा धन का फायदा डच को हो। इसलिए अब उसने कुछ अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की, फैक्ट्रियों की स्थापना की, कुछ ऐसी जगह पे छोटे छोटे फैक्ट्रियों का स्थापना की जहां से कई सारे सामानों का उत्पादन या निर्यात होने लगा। तो गाइस देखते हैं हम अब 1602 ईस्वी में डचों ने, सन 1602 ईस्वी में डचों ने भारत में एक विशाल व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। माय मिस्टेक, विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। गाइस जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि डच कोई देश नहीं है, वो नीदरलैंड और हॉलैंड के ही समुदाय के लोग थे। इसलिए इनकी कंपनी का भी नाम ध्यान से सुनिएगा गाइस, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में मार्क कर रहा हूँ गाइस, जिससे आपको याद रहेगा कि वो नीदरलैंड और हॉलैंड के ही निवासी थे, ना कि डच कोई देश था। अब गाइस नीचे आते हैं। इसका गठन जो किया गया था वो व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर किया गया था, मतलब छोटे छोटे और अन्य व्यापारिक कंपनियों को उन्होंने अपने काबू में किया, तब जाके इसका गठन किया गया। और इसका जो वास्तविक नाम था, यहाँ देखिए वास्तविक नाम वेरिगंदे ऑस्ट एडिसे कंपनी, वेरिगंदे ऑस्ट एडिसे कंपनी था, इसका वास्तविक नाम ये था। तो गाइस इन्होंने अब धीरे धीरे अपने व्यापारिक कंपनियों का गठन भी कर लिया, छोटे छोटे और अन्य कंपनियों को अपने साथ भी ले लिया। यानी कि अब इन लोगों ने भारत में अपना व्यापार करने का सोर्स ढूंढ लिया था। जो सबसे पहले इन लोगों की नीयत थी कि हम डायरेक्ट मसाला बाजारों पे कब्जा करेंगे, जब मसाला बाजार पे कब्जा किया तब इनकी नीयत और बढ़ गई और इन्होंने व्यापारिक कंपनी की ही स्थापना कर डाली और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अब जगह जगह पे भारत देश के हर राज्य में अपने छोटे छोटे उत्पादन केंद्र खोल दिए। जैसे गाइस यहाँ देखिएगा, डचों ने गुजरात, देखते रहिएगा, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 4 राज्य जहाँ पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। यहाँ से ये लोग अब अपना व्यापार मैनेज करते थे। कोठियों का मतलब यही है कि जहां से आप अपने व्यापार को देख रेख में रख सके, कितना धन आ रहा है, कितना धन जा रहा है, कहाँ किस चीज का व्यापार हो रहा है, किस चीज का व्यापार करना है। अब यहाँ से बैठ के होता था। गुजरात में इन्होंने व्यापार किया, बंगाल में किया, बिहार में किया, उड़ीसा में भी किया, क्योंकि भारत में मसाला की जो व्यापार है वो ज्यादातर दक्षिण भारत में होता है। गाइस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी यूरोपियन कंपनी अभी तक, जैसे पुर्तगाल बताया, आज मैं डच बता रहा हूँ, इन्होंने डायरेक्ट दक्षिण भारत पे ही सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किया है, क्योंकि दक्षिण भारत
हड़प्पा काल से लेकर अभी तक व्यापार का मुख्य केंद्र बना हुआ है भारत के लिए। इसलिए यूरोपीय कंपनी भी दक्षिण भारत में ही सबसे पहले गई। अब आगे गाइस देखिए, भारत में डच की पहली फैक्ट्री जो खुली थी मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। सन 1605 ईस्वी में डच ने अब अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी थी। फैक्ट्री खोलने का उद्देश्य यही था कि अब व्यापार को और बढ़ाना और धन कमाना। डचों में एक बात अलग थी पुर्तगालियों से, वो ये थी कि पुर्तगालियों ने भारत में आके अपनी आबादी बढ़ाने की भी चाहिए और अपनी संस्कृति भारत में फैलाया भी। लेकिन डच से व्यापारिक केंद्र की वजह से आई थी, ना कि अपनी आबादी बढ़ाने और ना ही अपनी संस्कृति फैलाने। इसीलिए डच ने सिर्फ व्यापार ही किया भारत में और धन नीदरलैंड और हॉलैंड में ले गई। अब आगे देखिए गाइस, डचों ने जो अपनी अब फैक्ट्रियां खोली, अलग अलग जगह पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली, उसको देखिए गाइस। डचों ने 1610 ईस्वी में पुलिकाट, 1616 ईस्वी में सूरत, उसके बाद चिंसौरा, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम, बालासोर और कोच्चि। गाइस जो नाम बताया मैंने, पुलिकाट, सूरत, चिंसौरा, विमलीपट्टनम, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम, बालासोर, कोचिन, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि आप नाम देख लीजिए, जितने भी है उनमें जो मैक्सिमम नाम है, मैक्सिमम जो जगह है वो दक्षिण भारत के नाम है। तो यानी आप देख सकते हैं गाइस कि इतिहास भी ये गवाह है कि दक्षिण भारत व्यापार का मुख्य केंद्र शुरू से ही रहा है। ये आज नहीं है, शुरू से ही है। अब गाइस अब हम देखते हैं नीचे, ये जो फैक्ट्रियों का इन्होंने फैक्ट्रियां जो बनाई छोटी छोटी, किस लिए बनाई? नील का उत्पादन करते थे, मिस्टेक गाइस, नील का व्यापार करते थे, कच्चे रेशम का, सीसा का, चावल का और अफीम का। ये जो फैक्ट्रियां बनाई थी उनमें मसाले, तो अब इन्होंने सबसे पहले मसालों से शुरुआत तो किया, लेकिन अब इनका व्यापार आगे बढ़ा नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल और अफीम तक। तो यहां तक हमने देखा गाइस कि डच भी अपना व्यापारिक केंद्र बढ़ा रही थी। अब आप गाइस इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही डीपली नॉलेज दे रहा हूं गाइस आपको मैं। गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1629 ईस्वी में अब डचों ने अपना कदम बंगाल की ओर रखा। बंगाल में उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री सन 1629 ईस्वी में खोला। जब बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोला तो उनका अब मकसद सिर्फ मसाला ना रहकर कपड़ा व्यापारिक पे भी केंद्र हो गया कि अब व्यापार बढ़ाने का समय आ गया है। अब इन्होंने क्या किया कि अब बंगाल में फैक्ट्री खोली और साथ साथ गुजरात और बंगाल में इन्होंने कपड़ों को व्यापार को बहुत ही बड़े लेवल पे शुरू कर दिया। बंगाल के कोरोमंडल तट पे इन्होंने कपड़ों का निर्यात बहुत बड़े स्तर पे शुरू किया। साथ साथ जब इन्होंने व्यापार तो स्टार्ट किया, लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु ज्यादा इंतजाम किए नहीं। जैसे कि पुर्तगाल ने व्यापार किया, साथ साथ अपने बेड़े भी बढ़ाए, बेड़े मतलब गाइस कि अपनी शक्ति भी बढ़ाई, जैसे मिलिट्री पावर बढ़ाई उन लोगों ने अपनी, ताकि पुर्तगाल से व्यापार जल्दी कोई छीन ना सके। लेकिन डच जब आए तो उन्होंने पुर्तगालियों से उस समय संघर्ष करके तो जीत तो लिया, लेकिन भारत में जब रहने लगे तब उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई नहीं, वो सिर्फ व्यापार पर ही केंद्रित रह गए।
अब गाइस जब बंगाल में उन्होंने कपड़ों का निर्यात स्टार्ट किया, तो बहुत बड़े स्तर पे जब इन्होंने कपड़ों का निर्यात स्टार्ट किया, तो भारत को ही इन्होंने कपड़ों के निर्यात का मुख्य केंद्र बना दिया। गाइस एक बात नोट कीजिएगा, जैसे पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी, या पुर्तगालियों को ही भारत का प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का माना जाता है कि पुर्तगालियों की ही देन है, वैसे ही डचों को भारत में कपड़ों के निर्यात के लिए माना जाता है कि भारत में कपड़ों के निर्यात के स्थापना डचों ने ही की थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पे कपड़ों का निर्यात किया था। देखिएगा इस डचों ने कोरोमंडल तट यानी बंगाल, गुजरात से कपड़ों का निर्यात की शुरुआत की थी 2 जगहों से, और डचों ने ही भारत को कपड़ों का मुख्य केंद्र बनाया। अब गाइस बात अब आगे आई, व्यापार हुआ, धन भी कमाया, लेकिन अपनी मिलिट्री पावर इन्होंने नहीं बढ़ाई, यानी कि अपने बेड़ों को इन्होंने नहीं बढ़ाया जिससे कि अपनी सुरक्षा कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जैसे डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष किया, वैसी अंग्रेजों ने डचों का पतन कर दिया। यानी कि अंग्रेज आए और डचों के साथ युद्ध किया और डचों को वहीं समाप्त कर दिया। जैसे गाइस मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी डायरेक्ट लिंक करूंगा मैं डच में, तो अब मैं बता रहा हूं कि कैसे लिंक हो रहा है। गाइस यहाँ नोट देखिएगा, नोट कीजिएगा, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध जो कि बंगाल में हुआ था। गाइस नोट करने वाली बात यह है कि 1759 तक डच थे भारत में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ये भी बंगाल में ही हुआ था। अब बंगाल में ही बेदरा का युद्ध हुआ, तो 1700 मतलब कि 1759 से पहले ही अंग्रेज भारत आ गए थे, लेकिन डचों ने अपनी रणनीति नहीं बनाई, अपनी राजनीतिक व्यवस्था नहीं की, जिसका कारण ये रहा कि वो अंग्रेजों से लड़ने में असक्षम रहे और उनकी पराजय हो गई। अब देखते हैं गाइस कि उनके पराजय का सबसे बड़ा कारण क्या था। यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिए गाइस, पहला उनके पास नौसैनिक शक्ति कमजोर था, जैसे कि मैंने कहा था कि उन्होंने अपने बेड़े को नहीं बढ़ाया था। दूसरा अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, मतलब उन्होंने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया था और उनका ध्यान सिर्फ व्यापार पे ही रहता था, उसकी नीति पे ही रहता था, उसके अलावा वो ना दाएं देखते थे ना बाएं देखते थे। आगे देखिए, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मतलब व्यापार तो किया इन्होंने, लेकिन इनसे स्थिति काबू में नहीं रही, पैसा और धन तो इन्होंने कमाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे स्थिति इनके हाथ से फिसलती गई, जब इन लोगों की रणनीति तैयार नहीं थी आगे की। आगे देखिएगा, इस मसालों की दीप पर अत्यधिक ध्यान देना, मतलब इन्होंने जिस चीज के लिए लोग आए थे दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत के इस हिस्से में डायरेक्ट इन्होंने मसालों के निर्यात पे फोकस किया था, और जिस मसाले के लिए ये भारत आए थे वही मसालों पे इन्होंने इतना ध्यान दे दिया कि ये लोग आगे की रणनीति सोच नहीं पाए कि अगर आगे कुछ हुआ तो हम उससे कैसे निपटेंगे, जिसका कारण ये रहा कि इनको अपना साम्राज्य यानी कि डच साम्राज्य जो भारत में इन्होंने स्थापित की थी व्यापार के लिए, वो खत्म हो गई। लगभग गाइस यहाँ पे देखिएगा 200 वर्षों तक ये लोग 200 वर्षों तक ये लोग भी रहे भारत में, व्यापार किया। अब एक बात और नोट कीजिएगा गाइस, जब बेदरा का युद्ध हुआ तो अंग्रेज का उस समय उत्तराधिकारी कौन था, सेना उत्तराधिकारी कौन था, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं गाइस, जो अंग्रेज का सेना उत्तराधिकारी था वो था लॉर्ड क्लाइव। साथ साथ गाइस एक बात और नोट कीजिएगा, डचों ने
पूरे भारत के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड किया गया था कि डचों ने सबसे ज्यादा भारत से धन कमाया था, और भारत से उन्होंने डचों यानी नीदरलैंड और हॉलैंड में 18% का मुनाफा लेके गए थे। ये एक विश्व स्तर का रिकॉर्ड है। 18% था। साथ ही साथ 1722 ईस्वी के एक विश्लेषण में यह सामने आया था कि ये लोग कॉटरेल पद्धति का भी यूज करते थे। कॉटरेल पद्धति, जैसे कि पुर्तगालियों ने एक पद्धति की शुरुआत की थी, वैसे इनकी कॉटरेल पद्धति थी। तो गाइस, आज हमने किया डच शुरुआत हुआ हमारा और आज खत्म भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हिस्ट्री का आएगा वो होगा यूरोपियन कंपनी के ऊपर ही होगा, लेकिन अगला जो यूरोपियन कंपनी आएगा वो थे अंग्रेज। तो अगले वेडनेसडे को, मतलब अगले हफ्ते बुधवार को, हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों के ऊपर कि अंग्रेज कब आए, उनकी नीति क्या थी, रणनीति क्या थी। तो गाइस, आज हम यही समाप्त करते हैं। तो गाइस, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।